हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज हम आपकी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएसटी क्लास का। सो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है भारत, जलवायु, प्रकृति, वनस्पति एवं वन्यजीव। तो हमारे भारत में जो जलवायु है, प्रकृति है, वनस्पति एवं उसके वन्य जीव हैं, आइए उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, हमारा चैप्टर है 18। ठीक है, आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मौसम तथा जलवायु। मौसम का पूर्वानुमान प्रतिदिन लगाया जाता है। मतलब मौसम जो है, हम प्रतिदिन उसका अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे मौसम चेंज हो रहा है और मौसम किस तरह से है। ठीक है, वास्तव में प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। जो वायुमंडल में परिवर्तन होता है उसे हम वायुमंडल क्या कहते हैं बच्चों? मौसम कहते हैं। ठीक है, मौसम समय समय पर बदलता रहता है। इसके अंतर्गत तापमान, आर्द्रता, गर्मी तथा वर्षा में परिवर्तन आते हैं। मौसम का एक निश्चित समय होता है, चाहे वह शुष्क हो, आर्द्र हो या हवादार हो। एक लंबी समय अवधि के लिए मौसम की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। क्लियर है बच्चों? उदाहरण के लिए, यदि किसी एक निश्चित स्थान का तापमान लगातार अधिक रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यानी कि किसी जगह अगर लगातार गर्मी पड़ रही है तो हम क्या कहेंगे कि उस स्थान की जो जलवायु है वो गर्म है। ओके, इसी प्रकार यदि किसी स्थान का तापमान लगातार कम होता है, जो तापमान कम होता है, तो हम कहेंगे कि उस स्थान की जलवायु ठंडी है, जिसे हम सर्द कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ स्थानों की जलवायु आर्द्र तथा कुछ स्थानों की जलवायु शुष्क होती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु प्राय मानसूनी जलवायु कहलाती है। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु कहलाती है। ओके, क्योंकि यहाँ पर विविध प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। यहाँ पर कई प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, अनेक तरह की। भारत में ऋतुएं, भारत में अब कितनी ऋतुएं होती हैं? आइए इसको हम एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं बच्चों। भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती हैं। क्लियर है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। शीत ऋतु कौन सी होती है? सर्दी की ऋतु, जिसमें ठंडी होती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु जहाँ पे गर्मी होती है, जब गर्मी होती है तो ग्रीष्म ऋतु। आगामी मानसूनी की ऋतुएं, जो मानसूनी हवाएं चलती हैं, ठीक है, जहाँ हम वर्षा होती है। ठीक है, और पश्चिमगामी मानसूनी की ऋतु। पश्चिमगामी कौन सी होती है? जब पतझड़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप देख पा रहे हैं, ठंडे मौसम की ऋतुएं शीत ऋतु कहलाती है। ठीक है, यह ऋतु प्राय नवंबर माह के उत्तरार्ध से आरंभ होती हैं तथा फरवरी में समाप्त होती हैं। यानी कि नवंबर से लेके और फरवरी तक सर्द ऋतु रहती है। शीत ऋतु में शीतलहर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। भारत के किसी भी भाग में सूर्य की किरणें खड़ी मतलब सूर्य की खड़ी किरणें नहीं पड़ती, यानी सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ती है। गर्म मौसम की ऋतुएं। ग्रीष्म ऋतु, यह ऋतु मार्च से मई तक, यानी मार्च से लेके मई के माह तक रहती है। इस ऋतु में सूर्य की खड़ी किरणें भारत पर सीधी पड़ती हैं। इससे पहाड़ी स्थानों को छोड़कर देश के अन्य भागों तक तापक्रम अत्यधिक बढ़ जाता है, यानी गर्मी बढ़ जाती है, केवल पहाड़ी एरियो को छोड़ के जो क्षेत्र होते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ पिक्चर शो हो रही हैं। ये हमारी सर्दी की है, ठीक है, यहाँ ये गर्मी की है और यहाँ पर ये बरसात की है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये हमारी 3 ऋतुओं की पिक्चर शो हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे उत्तरी मैदानी। ठीक है, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में लू कही जाने वाली गर्म और शुष्क हवाएं चलने लगती हैं बच्चों, जब लू चलती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु। आर्द्रगामी मानसून की ऋतु, यह ऋतु जून से सितंबर तक होती है। इस ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून या नम हवाएं समुद्र से धरती की ओर चलती हैं, जिसे अग्रगामी मानसून भी कहा जाता है। इन हवाओं के कारण देश के कई भागों में वर्षा होती है। अब बात करेंगे बच्चों हम पश्चिमगामी मानसून ऋतु की, जिसमें बरसात होती है। ठीक है, अक्टूबर तथा नवंबर के महीने में ये बरसात नहीं है बच्चों, ये है पश्चिमगामी, यानी अक्टूबर नवंबर से, है ना, ऋतुओं के माने जाते हैं। इस ऋतु में हवाएं धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। ये ऋतुएं साधारण शुष्क होती हैं। ठीक है, शुष्क होती हैं। हाँ, मैंने क्लियर सही बताया था आपको। सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने सही बताया था, जिसमें बरसात होती है। क्लियर है? जिसमें
हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं। ये ऋतु साधारणतः शुष्क होती हैं, यानी कि ये शुष्क होती हैं। और परंतु भारत के कुछ दक्षिण भागों में, मुख्यतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, इस ऋतु में वर्षा भी होती है। क्लियर है, मैंने अभी आपको बताया था। आगे बढ़ेंगे। किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने के कारक, ठीक है, कि जो भी स्थान होता है उसकी जलवायु को कैसे प्रभावित किया जाता है। किसी भी स्थान की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। वो कारक कौन से होते हैं? आइए, कारक पढ़ने से पहले हम एक बार इस चित्र को देख लेते हैं। यह हमारे भारत का चित्र है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे? भारत वार्षिक वर्ष, ठीक है। भारत में जो वार्षिक वर्ष होता है वो इस तरह से होता है। कितने सेंटीमीटर में होता है? ये 800 से 1000, यहाँ पर 400 से 800, 200 से 400, 100 से 200, 60 से 100 और 40 से 60 और 0 से 40। या फिर हम 0 से 40, 40 से 60, 60 से 100 और 100 से 200, 200 से 400, 400 से 800 और 800 से 1000 में भी क्रम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चित्र में, ये अरब सागर है, यहाँ पर हिंद है, हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने कारक की बात करी थी, तो वो कैसे प्रभावित करते हैं, आइए रीड करते हैं। ओके, किसी भी स्थान की जलवायु को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। स्थिति या अवस्थान, ठीक है। सेकंड है हमारा ऊंचाई, थर्ड है समुद्र से दूरी और फोर्थ है हमारा हवा की दिशा। क्लियर है बच्चों? हवा की दिशा। इन कारकों के कारण हम भारत के विभिन्न भागों में जलवायु का अंतर देखते हैं। राजस्थान में जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म क्षेत्र हैं, जबकि जम्मू के द्रास तथा कारिंगल बर्फीले ठंडे क्षेत्र हैं। तटीय स्थान जैसे मुंबई, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम में जलवायु सामान्य है। मेघालय में मौसिनराम में संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी संसार की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कहाँ पर बच्चों? मौसिनराम में। राजस्थान के जैसलमेर देश में सबसे कम वर्षा होती है, क्योंकि वहां पर गर्मी अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि वहां की जलवायु क्या है बच्चों? गर्म जलवायु है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति की, ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति को अच्छे से रीड करेंगे। सभी प्रकार के बड़े तथा छोटे पेड़ पौधे, फूल, फल, झाड़ियां, घास इत्यादि जो प्राकृतिक रूप से स्वयं उग जाते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं बच्चों। जो स्वयं उगते हैं, जिन्हें बोया नहीं जाता, उगाया नहीं जाता, ठीक है। भारत में जलवायु की विविधता होने के कारण यहाँ प्राकृतिक वनस्पति की भी कई किस्में हैं, यानी कई किस्में हैं, यानी कि कई तरह की चीजें हैं, ठीक है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को 5 भागों में बांटा जा सकता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन और उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। थर्ड है कटीले वन, फोर्थ है हमारा हिमालय क्षेत्र के वन और 5 है हमारा ज्वारीय वन। क्लियर है? अब सबसे पहले हम उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप एक चित्र देख पा रहे हैं, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले चित्र है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है, जहां पर वर्षा अधिक होती है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाटों के वर्षा वाले किनारों पर और देश के उत्तरी पूर्व में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये वन इतने घने होते हैं कि इनमें सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता। पेड़ों की कई प्रजातियां इन जंगलों में हैं जो वर्षा के अलग अलग समय में पतझड़ करती हैं। इसी कारण यह जंगल हमेशा हरा भरा दिखाई देता है तथा इसे सदाबहार वन कहते हैं। इन जंगलों में मुख्यतः आबनूस, महागनी तथा रोजबुड के वृक्ष उगते हैं। ओके, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, इस प्रकार के वन हमारे देश के कई भागों में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये वृक्ष कम घने होते हैं तथा ये वृक्ष अपनी पत्तियों को वर्ष के एक निश्चित समय में गिरा देते हैं। इन जंगलों के महत्वपूर्ण वृक्ष साल, टीक, सागवान, चंदन, शीशम, महुआ, बांस इत्यादि होते हैं, ठीक है। ये चित्र है बच्चों, आप देख पा रहे हैं, ये चित्र है, ये हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। और ये कौन सा चित्र था? हमारा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाला वन, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों,
ये वन मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में ही पाए जाते हैं बच्चों। आगे देखेंगे कटीले वन। अब यहाँ पर कटीले वन की भी यहाँ पर आप एक पिक्चर शो हो रही है, यहाँ पर कांटे वाले वो हैं पेड़ पौधे, कटीले वन है, ठीक है। आइए इसको अच्छे से रीड कर लेते हैं बच्चों। इस प्रकार की वनस्पति या वन शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों? क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम घाट के पूर्वी ढाल तथा गुजरात। इनकी पत्तियां कांटों की तरह होती हैं, जैसे इनसे पानी की क्षति कम होती है। कैक्टस, बबूल, कीकर और खेर इनमें महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं। कौन कौन से बच्चों? कैक्टस होता है, बबूल होता है, कीकर होता है और खैर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर हम 4th पॉइंट की, हिमालय क्षेत्र के वन। इस क्षेत्र में ऊंचाई और वर्षा के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पट्टियां हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। जितनी उनकी ऊंचाई बढ़ती है उतना ही तापमान घटता जाता है बच्चों, ठीक है। हिमालय की तलहटी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्षों से ढकी हुई है। इस पट्टी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष साल है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण वृक्ष है वो कौन सा है बच्चों? वो साल है, ठीक है। 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच की ऊंचाई वाले स्थानों पर शंकवार वनों का साम्राज्य है। यहाँ पर चीड़, फर, देवदार आदि के वृक्ष पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये आपका हिमालय क्षेत्र का वन है। हिमालय में इस तरह के पिक्चरें, जैसे इस पिक्चर में वन है ना दिखाई दे रहा है, वैसे ही हिमालय में वन होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। वन के उपयोग। अब हम बात करेंगे बच्चों वन के उपयोग की, ठीक है। वन के उपयोग कैसे होते हैं? वन हमारे लिए बहुत लाभदायक है, क्लियर सी बात है बच्चों। सबसे पहले है पढ़ेंगे हम पॉइंट में, वन जो पेड़ पौधे श्वसन के लिए यानी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। इस प्रकार वन वायु प्रदूषण को कम करते हैं। वन जो है वायु प्रदूषण को कम करते हैं, क्योंकि वन जो है नाइट्रोजन गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, और हम ऑक्सीजन लेते हैं और नाइट्रोजन छोड़ते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको सोख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ओके। आगे देखेंगे पौधों की जड़ मिट्टी को बांधे रखती है तथा भूखलन रोकती है। आप देख पा रहे हैं जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध के रखती है, क्योंकि जो पौधा होता है मिट्टी को ही तो बांध के रखता है ना, एक जगह मिट्टी चिपक जाती है जड़ों में। आपने देखा होगा पौधों को कभी निकाला हो। वन हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी, इमारती लकड़ी, ईंधन, पशुओं के लिए चारा, औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि देते हैं। अब ये सब चीज़ें कौन देते हैं? हमारे वन ही तो देते हैं, वन से ही तो आते हैं। वन जंगली जीवों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, ठीक है। वनों से वृक्ष बड़े पैमाने पर काटे जाने से वन क्षेत्र दिन प्रतिदिन संकुचित होता जा रहा है। बहुत से वन उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जितने वृक्ष काटे जाएं उनके स्थान पर प्रतिवर्ष अधिक संख्या में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। यानी कि जितने वन हम काट रहे हैं उससे अधिक हमें लगाने चाहिए, होना चाहिए, तभी यह सही रहेगा। अपनी धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए बच्चों, क्योंकि हमें वन लगाने का मतलब पेड़ पौधे लगाने का मौका मिलेगा, ठीक है, तो हमें भाग लेना चाहिए। बात करते हैं वन्य जीव की। क्लियर है? वन्य जीव, ये बच्चों सबसे पहले हम चित्र देख लेते हैं। ये भारत वन मानचित्र है, ठीक है। तिब्बत में देखो, यहाँ पर तिब्बत है, तिब्बत में इस तरह के होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, अफगानिस्तान यहाँ है, भूटान के पास भी है, बांग्लादेश में है म्यांमार, ठीक है। यहाँ ये पूरा एरिया वनों से है, ठीक है। और ये अरब सागर है, ठीक है। अंडमान और निकोबार महाद्वीप है, ये हिंद महासागर और भारत के ये वन का एरिया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश का वन्य जीव बहुत समृद्ध है। हमारे यहाँ जंतुओं की असंख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के
उभयचर, सरीसृप, स्तनधारी जंतु और छोटे कीट तथा पतंगे पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, आप सब जानते होंगे। यह देश के कई भागों में पाया जाता है। सुंदरवन बंगाल टाइगर का घर है। जो सुंदरवन है बच्चों, वो बंगाल टाइगर का घर है। गुजरात के घिर जंगलों में एशिया के प्रसिद्ध शेर सिंह पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे तथा हाथी असम और बंगाल की दलदल में पाए जाते हैं। हाथी केरल तथा कर्नाटक में, ऊंट तथा जंगली गधे भारत के विशाल रेगिस्तान में तथा कच्छक में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, बर्फीले तेंदुए, भालू आदि इत्यादि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जानवर जैसे बंदर, लोमड़ी, लकड़बग्गा, हिरन, जेबरा, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। ये सब जानवर हैं बच्चों, ठीक है। हमारे अतिरिक्त भारत में कई 100 प्रकार के सांपों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इनमें जो फेमस है और जो सबसे बड़ा है वो क्या है, कोबरा। अब बच्चों वन्य जीवों का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि जंगली जानवरों तथा पक्षियों की विभिन्नता प्रजातियां पर्यावरण संतुलन बनाए रखती हैं। पेड़ों के काटने तथा शिकार के लिए भारत के वन्य जीवों की कुछ प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं तथा कुछ लुप्त हो चुकी हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं बच्चों जो लुप्त होती जा रही हैं, कुछ ऐसी हैं कि लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। इनके संरक्षण के लिए भी भारत के विभिन्न भागों में नेशनल पार्क और अभयारण्य बनाए गए हैं। हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर तथा प्रोजेक्ट एलिफेंट, यानी एलिफेंट आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, एलिफेंट शो हो रहे हैं, हाथी हैं, नामक परियोजना का प्रारंभ इन जानवरों को बचाने के लिए किया है। सरकार ने वन्य पशुओं के शिकार पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिवर्ष वन्य पशुओं के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है, ठीक है। आप भी इन अभियानों में भाग ले सकते हैं। जानवरों तथा इनके शरीर के विभिन्न भागों से बने सामान को त्याग कर आप वन्य पशुओं का संरक्षण कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है। आपका पाठ यहीं खत्म होता है। अब हम अपने स्मरण तत्व पढ़ लेते हैं। अब तक हमने पाठ में क्या सीखा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिदिन वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। क्लियर है। भारत में मुख्य रूप से गर्मी, सर्दी, वर्षा और शरद ऋतुएं होती हैं। क्लियर है। भारत की जलवायु में व्यापक विषमताएं होती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के सांप, जंतु तथा पक्षी भी पाए जाते हैं। हमें अपने वन तथा वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। क्लियर है बच्चों। कैसा लगा हमारा चैप्टर? आई होप आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों ये क्लास आपकी यहीं ऑफ होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।